आज सिर्फ पढ़ाई करेंगे, हाँ, कहानी सुनेंगे, आज प्रॉब्लम्स करेंगे। भाई आयुष इधर। सो अगर तुमको याद है, हमने लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड नोटेशनल मोशन, और हमने ये सीखा कि अगर मुझे ऐसे सिचुएशन में किसी पॉइंट का वेलोसिटी बताना है, किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन बताना है, तो कैसे विजुलाइज करेंगे? पहले ट्रांसलेशन के लिए हर एक पॉइंट के पास कैसा वेलोसिटी आएगा वो लिख लेंगे, हर एक पॉइंट के पास कैसा एक्सेलरेशन आएगा वो लिख लेंगे, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रोटेशन इमेजिन करेंगे कि रोटेशन होता तो क्या होता, अकॉर्डिंगली हम वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस दे देंगे। तो फाइनली पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? दोनों का कंट्रीब्यूशन तुमको वेक्टरिकली ऐड करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन के लिए जितना आता है, रोटेशन के लिए जितना आता है, उन दोनों को वेक्टरिकली ऐड करना पड़ेगा। तो सपना नहीं दिख रही ना? ओके फाइन। देखो लेट्स रिपीट द स्टोरी अगेन। आज मैं बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। आई विल जस्ट टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस इज पी। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या बनता है? उस सर्कुलर बॉडी का, उस स्फेरिकल बॉडी का, व्हाटएवर इट इज, जो पॉइंट जमीन के साथ कांटेक्ट में है, उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बुलाते हैं। सो कैन यू टेल मी द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन दिस केस? व्हाट इज द वेलोसिटी इन दिस केस? बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, खत्म नहीं होता कहानी। राइट, अभी कंप्लीट हुआ। राइट, अभी इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? वी नॉट और आर ओमेगा नॉट का रिजल्टेंट हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने तुमको ये नो स्लिप कंडीशन भी पढ़ाया। तो आज हम नो स्लिप कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर मैं कहता हूँ कि ये जो स्पीयर है या जो डिस्क है या रिंग है, अगर ये बिना कोई स्लिपिंग का ज़मीन के ऊपर मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट पी, देख रहा है, पॉइंट पी इज़ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो ज़मीन के ऊपर घिस नहीं रहा, स्लिप नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? ज़मीन के रेस्पेक्ट में वो पॉइंट का स्टेट एग्जैक्टली सेम है। ज़मीन अगर रेस्ट में है तो वो पॉइंट भी रेस्ट में ही होगा। इज दैट क्लियर? रिलेटिव स्लिपिंग में क्या होता है? एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरा सरफेस मूव करता हुआ दिखता है। अभी अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहा, मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द ग्राउंड, which means both of them will have the same velocity. When do you say there is no relative motion? When do you say there is no relative motion between the two objects? When they have the same velocity. अरे मैं 5 मीटर पर सेकंड से बाइक चला रहा हूँ, रेशा भी 5 मीटर पर सेकंड से मेरे साइड में बाइक चला रही, तो मेरे रेस्पेक्ट में will she be moving? उसके रेस्पेक्ट में will I be moving? So there is no relative motion, right? अगर इसका 10 मीटर पर सेकंड है, मेरा 5 मीटर पर सेकंड है, तब मैं बोलूँगा कि नहीं, रेशा मेरे से आगे भाग रही है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इसको हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि नो रिलेटिव मोशन या नो स्लिपिंग, राइट? इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, एंड इन दिस केस वी नो दैट द ग्राउंड इज एट रेस्ट. We know that velocity of ground in this case is what? 0, which means velocity of point P also has to be equal to 0. And this is possible when V naught R omega. बात समझ में आया? तो यहाँ पर हम एक स्पेशल नाम देंगे इस कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का। ये जो स्पेशल केस है where the point of contact does not have any relative motion with respect to the contact surface. सुने हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला मैंने? The point of contact does not have any relative motion with respect to the contact surface. ऐसे स्पेशल कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन को हम रोलिंग मोशन बुलाते हैं। क्या बोला था हम इसको? रोलिंग मोशन। ये मैंने अच्छे से लिख के दिया नोट में। Is that clear? There is no relative motion. सब अच्छे से लिखा हुआ नोट में। ठीक है, मैं बात सुनो। There is no relative motion between the contact point and the platform. No relative motion. ठीक है ना? अगर इसी चीज़ को मैं, इसी लॉजिक को इस पे अप्लाई करने का कोशिश करूँ, अभी यहाँ पर भी there is a situation where the circular object is performing combined translation and rotational motion, but it is on top of a platform. देखो गैप नहीं है, मैंने बस गैप तुमको दिखाने के लिए बनाया है कि इनके बीच क्या चल रहा है। एक्चुअली ये जो सर्कुलर बॉडी है वो प्लेटफॉर्म पे है, एंड द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज मूविंग अहेड विद द वेलोसिटी ऑफ v. इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी रोलिंग मोशन का कंडीशन क्या था? कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है
वो कॉन्टैक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा, मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन, मतलब दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन का कंडीशन क्या होगा, कैन यू टेल मी? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में where this circular object is on a moving platform, in this case what will be the condition for rolling motion? Step by step. Step 1, can you tell me the velocity of point of contact? And okay, do you know the velocity of the platform? And if I say that there cannot be any relative motion between the point of contact and the platform, it means both the contact surfaces will have the same velocity. Exactly, डरो मत, will have the same velocity. तो अगर प्लेटफॉर्म का आगे की तरफ v है तो इस पॉइंट का भी रिजल्टेंट वेलोसिटी v ही होना पड़ेगा, तब जाके कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो यहाँ पर कंडीशन बदल के क्या हो जाएगा, v नॉट माइनस आर ओमेगा नॉट दैट इज इक्वल टू व्हाट, v। दिस इज ऑल्सो रोलिंग मोशन। देखो रोलिंग मोशन का बेसिक डेफिनेशन यही है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा। अभी वो प्लेटफॉर्म रेस्ट में है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में रहेगा। अगर वो प्लेटफॉर्म वी से मूव कर रहा है तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी वी से ही मूव करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? व्हाट अबाउट दिस केस? नाउ इन दिस केस मैंने एक्सेलरेशन लिख के दिया, वेलोसिटी का डील तो कर लिया। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट? Yes, in this case a naught minus r alpha is equal to what? A. So this is also a condition of rolling motion. ये मैंने velocities के लिए डिस्कस किया, ये मैंने acceleration के लिए डिस्कस किया। Is that clear? कोई डाउट? अच्छा, यहाँ पर v इधर नहीं होके अगर उल्टा होता तो कंडीशन क्या होता, r ओमेगा नॉट माइनस v नॉट इज v। याद रहेगा, इस स्पेशल केस को हम रोलिंग मोशन कहते हैं। पॉज करना, ठीक है? डायग्राम दिख रहा है क्या? आपको ठीक है, ओके फाइन। सो कहानी ऐसा है कि दिस इज ए स्फीयर फॉर एग्जांपल, इसका रेडियस बता देता हूँ। जैसे दिस इज आर, है ना? ऊपर एक कार्डबोर्ड है या प्लेटफॉर्म मान सकते हैं, नीचे भी एक प्लेटफॉर्म है। तो ऊपर वाला कार्डबोर्ड आगे जा रहा है, नीचे वाला कार्डबोर्ड इस तरफ जा रहा है, और बीच का स्फीयर क्या करेगा, गोल भी घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा। कुछ ऐसा सिचुएशन विजुलाइज कर पाए हो? स्फीयर ऊपर में एक कार्डबोर्ड आगे की तरफ जा रहा है, नीचे एक कार्डबोर्ड इधर आ रहा है, तो क्या होगा, कार्डबोर्ड्स आर परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल मोशन, बिकॉज कार्डबोर्ड तो सीधा सीधा निकल जा रहा है। पर ये जो स्फीयर है ये क्या करेगा, यस इट विल परफॉर्म कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है ना? और यहाँ पर बोला कि भाई नो स्लिप कंडीशन। चाहे नो स्लिप मतलब क्या है, घिसाई नहीं होगा। घिसाई कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है? तो है ना इस दुनिया में, हाँ, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है। बात समझ में आया? तो घिसाई नहीं होगा, नो स्लिप कंडीशन। एंड नो स्लिप कंडीशन में हम कैसा प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं वो समझ में आ गया। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस प्लेटफॉर्म के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को करना बहुत ही आसान है। फर्स्ट स्टेप कि तुम ये मान लो कि ये बॉडी का ट्रांसलेशन, मतलब ये स्फीयर का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी किस तरफ होगा और ओमेगा किस तरफ होगा, उसको लेके भी तुमको लोड लेने का नहीं कि सर आपको कैसे पता वी नॉट राइट में होगा या लेफ्ट में होगा। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी राइट की तरफ होगा या लेफ्ट की तरफ होगा, उसको लेके तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस ले लो। ले लिया ऐसा, अगर मैंने जो डायरेक्शन लिया है वो सही नहीं है, जब वैल्यूज निकलेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो तुमको उसको लेके सोचना नहीं है। इज दैट क्लियर? डेफिनेटली वी नॉट का साइन नेगेटिव आएगा। कैन यू से वाई? नीचे की तरफ 2v ज़्यादा है बट नहीं चाहिए, उतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? सो वी नॉट ओमेगा नॉट हमने ले लिया, ठीक है ना? और ऐसे प्रॉब्लम को कैसे करना है, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन दिस केस अगर मैं स्फीयर को कंसिडर करूँ, बात को समझना, ये जो है स्फीयर का टॉप पॉइंट उस प्लेटफॉर्म के साथ कॉन्टैक्ट में है ना? और बोला गया है कि प्लेटफॉर्म और उस पॉइंट के बीच कोई घिसाई नहीं हो रहा। करेक्ट? करेक्ट। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म का स्पीड अगर v है तो इस पॉइंट का भी रिजल्टेंट वेलोसिटी v ही होना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा ऊपर ऐसे v लिख कर रखा है। सिमिलरली यहाँ पर भी वैलिड है, ये प्लेटफॉर्म अगर 2v से जा रहा है तो इस पॉइंट का भी इधर 2v होना पड़ेगा। सिंपल। अच्छा, ये तो हो गया दिया हुआ गिवन कंडीशंस। अभी हमने मान के क्या रखा है कि इधर कितना होगा v नॉट, इधर कितना होगा
ओमेगा नॉट। तो वी नॉट ओमेगा नॉट के टर्म्स में अगर मैं इस पॉइंट का वेलोसिटी या स्पीड लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा? वी नॉट है तो इधर भी वी नॉट होगा, इधर भी वी नॉट होगा। और अगर रोटेशनल वेलोसिटी को चेक करूँ तो इधर आ जाएगा, तो रेडियस प्लस आर ओमेगा नॉट, और इसका इधर आ जाएगा आर ओमेगा। नाउ आई होप सो दैट यू नो कि हम अभी कौन सा इक्वेशंस लिखेंगे। वी एंड 2v इज गिवन और हमको चाहिए वी नॉट मतलब वी सी ऑन एंड दिस इज ओमेगा नॉट, इनका वैल्यूज चाहिए। बस हो गया, 2 इक्वेशंस दिख रहा है तुमको? ओके, पहला इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? वी नॉट प्लस आर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वी, यहाँ क्या लिख देंगे? 2v इस तरफ है तो डेफिनेटली इस यस दैट इज आर ओमेगा नॉट माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 2v। तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट चला गया, आर ओमेगा नॉट 2 आर ओमेगा नॉट 3v। सो ओमेगा नॉट कितना होगा? हो गया ओमेगा नॉट, पॉजिटिव आया प्लस आया इसके आगे, मतलब सेंस तो ये रहेगा, मतलब जो हमने सेंस माना है क्लॉकवाइज ही रहेगा। अभी ओमेगा नॉट का वैल्यू अगर पता चल गया है तो वी नॉट का वैल्यू होगा v माइनस, यहाँ से लिख रहा हूँ r इंटू ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट कितना होगा? 3v बाई r। दिख रहा है ना कितना आएगा? आया ना माइनस? हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि माइनस लॉजिकली आना भी चाहिए। तो माइनस का मतलब है कि हमने राइट की तरफ तो माना बट एक्चुअली इधर नहीं होगा, सॉरी इधर होगा, मतलब उसका वैल्यू कितना होगा? 2v। बस ऐसे करना ऐसे प्रॉब्लम को, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, पॉज करो, चालू करें? ओके, इधर सुनो। लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी परफॉर्मिंग कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, और प्रूफ तो नहीं चाहिए, मैंने बोला था बहुत खतरनाक एक प्रूफ दिखाया था लेकिन उसका टेक अवे ये था कि भाई अगर तुमको एंगुलर मोमेंटम लिखना है फिर से आधा आधा करके सोचो कि ट्रांसलेशन के लिए कितना एंगुलर मोमेंटम होगा। द मोमेंट यू थिंक अबाउट ट्रांसलेशन तुमको पूरा रिजिड बॉडी नहीं देखेगा, क्या देखेगा? एक पॉइंट मास COM जो कि v नॉट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, r क्रॉस p mvr लिख दोगे ना, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन। रोटेशन जब इमेजिन करोगे तो चलता हुआ बॉडी नहीं, तुमको एक रिजिड बॉडी दिखाई देगा जो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करता है? गोल घूमता है, और उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? I COM इंटू ओमेगा, राइट? तो उसी लॉजिक को आगे बढ़ा के, इसमें मैं प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, सीधा सीधा बता रहा हूँ, थोड़ा तो फील आ चुका होगा। अगर मुझे इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी लिखना है, क्या लिखना है? तो इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, एक काइनेटिक एनर्जी होगा ड्यू टू ट्रांसलेशन, एक काइनेटिक एनर्जी होगा ड्यू टू रोटेशन। ठीक है ना? सो व्हेन आई थिंक अबाउट ट्रांसलेशन मुझे क्या दिखाई देगा कि इसका मास अगर m है तो मुझे सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल दिखाई देगा m मास का। डू यू एग्री विद दिस? व्हिच इज ट्रैवलिंग फॉरवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ v नॉट। जब मैं ये लिखना चाहूंगा तो ये इमेजिन करूंगा, और जब मैं काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन लिखना चाहूंगा तो मुझे ऐसे दिखाई देगा कि एक रिजिड बॉडी है जो कि अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो ये आएगा मेरे दिमाग में, और अकॉर्डिंगली हम एनर्जी लिखेंगे, दैट इज हाफ v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ, यहाँ तक ना दिस I इज ऑलवेज अबाउट सेंटर ऑफ मास। लोग गलती कर देते हैं इसको लेके, I अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा नॉट द होल स्क्वायर। याद रहेगा ये? कोई डाउट? ओके, चलो पॉज करो, इस केस को देखते हैं। यहाँ पर एक रॉड है और रॉड के 2 टिप्स का वेलोसिटीज दिया हुआ है, जैसे कि थोड़ी देर पहले किया था हमने स्फीयर के केस में। रॉड का अपर टिप का है v और लोअर टिप का है 2v। इट्स ऑब्वियस राइट दैट द रॉड विल बी ट्रांसलेटिंग एज वेल एज रोटेटिंग। तो इस रॉड का काइनेटिक एनर्जी पूछा है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू? कम ऑन, ओके करें। स्टेप 1 हमको v नॉट निकालना पड़ेगा, स्टेप 2 ओमेगा नॉट निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो बस हो गया। लेट्स से दिस इज v नॉट, लेट्स से दिस इज ओमेगा नॉट। तुमको डायरेक्शन को लेके सोचना नहीं है। तो ये पॉइंट जो सर्कल में घूम रहा है, ये पॉइंट भी सर्कल में घूम रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है। ट्रांसलेशन के लिए इधर कितना आएगा? v नॉट, इधर भी कितना आएगा? समझ में आ रहा है ना आयुष? बाद में शांति से, v नॉट इधर v नॉट। रोटेशन के लिए इधर आएगा तो इस तरफ आ जाएगा और इसके इधर आ जाएगा। फटाफट इक्वेशंस लिख लेते हैं। क्या होगा? v आर ओमेगा नॉट प्लस v नॉट, और इसका हम क्या लिख देंगे? आर ओमेगा नॉट
ठीक है ना, दोनों को ऐड कर देते, प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट चला गया, दिस इज 2 आर ओमेगा नॉट, ये कितना हो जाएगा 3v, ठीक है, ओमेगा नॉट इज 3v/2r, ओमेगा नॉट पता चल गया तो v नॉट का वैल्यू कितना होगा, v माइनस r ओमेगा नॉट दैट इज 3v/2r, ये चला गया, ये कितना हो गया माइनस v/2, सही लगा है ना, माइनस मतलब v नॉट का डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। अभी काइनेटिक एनर्जी लिख दो फटाफट, इफ आई टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी, मुझे पूरा रॉड नहीं दिख रहा, सिर्फ सेंटर ऑफ मास दिख रहा है, विच इज ट्रेवलिंग बैकवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ v/2, इज दैट क्लियर। इसका मास अगर हम m लिख लेते हैं तो क्या होगा, हाफ m v/2 द होल स्क्वायर, माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है भाई, साइन का क्या। और नेक्स्ट मेरे को सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रॉड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ I अबाउट सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, यस, इनटू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 9v²/4r²। अच्छा r क्यों लिख रहे हैं हम लोग, अच्छा l/2 को हमने r मान लिया ना, इसके आगे कर पाओगे ना, इसके आगे नहीं करता मैं, r जो मैंने लिखा उसको क्या लिखेंगे हम, ठीक है ना, r को हम l/2 लिख लेंगे, बस यहाँ पर l आया, यहाँ पर r आया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसका तुम कर लो, बस ऐसे करना है, ये सब प्रॉब्लम्स पॉज कर दें। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस पिक्चर को देखे कैन यू विजुलाइज कि एक्चुअली हुआ है क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है और दोनों रस्सी से हमने इसको रैप करके रखा है, इज दैट क्लियर। अभी अगर मैं सिलेंडर को रिलीज कर दूं तो क्या होगा, ये रस्सी अनरैप होगा और सिलेंडर नीचे गिरेगा, राइट। तो ना मैं इसका साइड व्यू बनाता हूँ तो ज़्यादा फील आएगा, साइड से देखूंगा तो एक सर्कल दिखाई देगा और 2 रस्सी का टेंशन दिखाई देगा, इमेजिन हुआ पक्का। सो इन दिस केस ये साइड व्यू हम बना रहे ऐसा, और इसको मैं 2t लिख देता हूँ, बिकॉज दोनों रस्सी एक दूसरे के साथ क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, तो एक ही दिखाई देगा मेरे को, इधर t क्या लिख दिया हमने 2t, इज दैट क्लियर। अच्छा एक बात समझना कि ये रस्सी जो है, ये रस्सी मूव नहीं करता, लेकिन रस्सी स्टैटिक, क्यों भाई, रस्सी यहाँ पर फिक्स्ड है ना, रस्सी मूव नहीं करता, रस्सी तो एकदम फिक्स्ड प्लेटफॉर्म जैसा बिहेव करता है, और ये जो सिलेंडर है वो रस्सी को प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर गोल गोल मूव करके नीचे भी उतरता है और गोल भी घूमता है। जैसे कि हमने पहले हॉरिजॉन्टल में कहानी बताया था ना कि हॉरिजॉन्टल ऐसा है, ये प्लेटफॉर्म है, रेस्ट में है, और ये स्पेयर क्या करता है, ये सिलेंडर क्या करता है, रोटेट भी करता है, आगे भी जाता है। अब इस पिक्चर को ऐसे कर दो, अभी ये जो रस्सी है वो एक प्लेटफॉर्म जैसा बिहेव कर रहा है, नॉन मूविंग प्लेटफॉर्म बिकॉज रस्सी फिक्स्ड है, डू यू एग्री विद दिस। और ये सिलेंडर क्या कर रहा है, गोल भी घूम रहा है और उतर भी रहा है नीचे, तो ये सिचुएशन है। तो बोला जो ये उतर रहा है ना सिलेंडर, इसका लीनियर एक्सीलरेशन क्या होगा, लीनियर मतलब ACOM पूछा, आया समझ में, अरे कुछ तो बोलो, ओके, इसका ACOM पूछा। सो स्टार्ट करें, ये साइड व्यू है, सबसे पहला काम क्या, अनटिल एंड अनलेस यू ड्रॉ द फोर्सेस, यू ड्रॉ द FBD, तुमको कुछ पता नहीं चलेगा, डू यू एग्री विद दिस। एक तो हमने रस्सी वाला FBD बना दिया, इसके अलावा तो कुछ है बचा ही नहीं, और 2 ही फोर्सेस हैं, एक 2T एक mg, डू यू एग्री विद दिस, ओके। नाउ वी ऑल नो दैट दिस सिलेंडर इज गोइंग टू परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन के को कौन सी इक्वेशंस गवर्न करते हैं, F net = ma। तो ट्रांसलेशनल मोशन वाली इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे तो एक इक्वेशन वहाँ से आएगा, F net = ma वाला, और दूसरा ये रोटेट भी कर रहा है, एंड रोटेशनल मोशन को कौन गवर्न करता है, टाउ = I α, तो वहाँ से हमको और एक इक्वेशन मिलेगा, बात समझ में। सो व्हेन आई थिंक अबाउट ट्रांसलेशनल मोशन, भाई तू सो रहा है, लटक जाएगा, हाँ थोड़ा अच्छे से, थोड़ा अच्छे स्ट्रेट हो गया, हाँ देखो अभी अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात करूं तो मुझे सिलेंडर का शेप एंड साइज डज नॉट मैटर, बिकॉज सेंटर ऑफ मास तक हम हमेशा क्या करते थे, mg हो नॉर्मल हो, हम हमेशा कहाँ पर लगा देते थे, सेंटर ऑफ मास में लगा देते।
So when we are talking about translational motion, we assume all the forces to be acting at the center of mass. So if we think about translational motion, तो मैं इस सिलेंडर को सिलेंडर जैसा नहीं बनाऊंगा, एक पॉइंट मास जैसा बना दूंगा, जिस पे ऊपर लग रहा होगा 2t, नीचे क्या लग रहा होगा mg. अच्छा, और एक चीज मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. अगर ये इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेने से ACM होगा, अरे उतरेगा ना नीचे, तो इसका लीनियर एक्सीलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ. एंड अल्फा किस तरफ होगा ये बताओ, एंगुलर एक्सीलरेशन. अगर ये सिलेंडर अनरैप होके नीचे उतरेगा एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस इज अल्फा. ये मैंने बना के रख दिया. कोई डाउट किसी को? इज दैट क्लियर? दिस इज ऑब्वियस. ओके, तो आई विल से दैट इफ आई एम कंसिडरिंग ओनली द ट्रांसलेशन, तो मैं सारे फोर्सेस को कहाँ पर इमेजिन करूंगा, acting at the center of mass, right? And the center of mass is going down with an acceleration of what? ACOM. मैं इसको A लिखता हूँ, ठीक है ना. बार बार ACOM लिखने में थोड़ा मेहनत हो जाएगा, तो मैं इसको A लिख देता हूँ. Is that clear? तो अभी इक्वेशन क्या लिखेंगे, बेसिक फोर्स का इक्वेशन. So this is the first equation that we have. This is because of translation. अभी हम कौन से सिचुएशन का एनालाइज करेंगे, विल लुक आफ्टर द रोटेशन, राइट. सो रोटेशन के लिए तो मुझे पूरा बॉडी का शेप एंड साइज, फोर्सेस कहाँ पर लग रहा है एग्जैक्टली, वो सब मैटर करता है. तो ये हो गया हमारा सिलेंडर, ये हो गया टेंशन, ये हो गया mg, है ना, ये हो गया अल्फा. ए लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी 2t, ठीक है ना. अभी हम टॉर्क किसके अबाउट लिखेंगे. अच्छा, इसके बारे में मैंने आज तक अब तक डिस्कस नहीं किया, ठीक है, और दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस. देखो टॉर्क हम किसी एक्सिस के अबाउट लिखते हैं, टॉर्क हम किसी एक्सिस के अबाउट लिखते हैं. तो अभी अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बॉडी है जो कि प्योर रोटेशन कर रहा है, तो उसका एक्सिस तो फिक्स्ड है, हिलेगा नहीं कहीं पर. तो ऐसे केसेस में कोई डाउट क्रिएट ही नहीं होगा कि किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखना है. इफ ए बॉडी इज सिंपली रोटेटिंग, जैसे कि ये फैन है, इसका एग्जिस्ट तो दिख रहा है ना तुमको, वो डंडा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो वो हो जाएगा एग्जिस्ट, और उसको एग्जिस्ट मान के हम अपना टॉर्क लिखेंगे, राइट. बट इन दिस केस इफ यू सी दिस बॉडी, इसका एग्जिस्ट तो फिक्स नहीं है, एग्जिस्ट नीचे भी उतर रहा है एंड द एंटायर बॉडी इज आल्सो व्हाट, रोटेटिंग. तो हमेशा याद रखना, अगर हम टॉर्क लिखेंगे, वी शैल ऑलवेज राइट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास. चल लिख के देता हूँ. मैंने लिखा ऑलवेज राइट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी. पहला वाला तो सबको समझ में आ जाएगा. सेंटर ऑफ मास के अबाउट मतलब इसको एक्सिस मान लूंगा. mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0. सिर्फ टॉर्क किसका बचेगा, टेंशन का. सेकेंड लाइन अभी मत पढ़ो, मैं समझाऊंगा. लेट अस राइट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास. कोई डाउट सर, ऐसा क्यों, वाई सेंटर ऑफ मास, वाई नॉट अबाउट एनी अदर पॉइंट. मैं समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ABCD, राइट, स्टेप बाय स्टेप. मैंने इसको एग्जिस्ट माना अपना, करेक्ट. mg का टॉर्क सिर्फ आएगा 2t का टॉर्क. सो टाउ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2t इनटू, इमेजिन करो 2t का लीवर आर्म, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 2t, एंड ये जो हो जाएगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज द लीवर आर्म. इन दिस केस दैट इज r, राइट. एंड नेक्स्ट आई कैन राइट टाउ इज i अल्फा. i किसके अबाउट, i भी इसी एक्सिस के अबाउट. एंड दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर, एंड सॉलिड सिलेंडर इज द बड़ा भाई ऑफ डिस्क, बिकॉज डिस्क रखूंगा तो सॉलिड सिलेंडर, यस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²/2. सिखाया था. डिस्क को खींचूंगा तो सॉलिड सिलेंडर बनेगा, उसको दबा दूंगा तो क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा. दोनों का फॉर्मूला का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम. कुछ याद है? ओके, दैट इज mr²/2, दैट इज i इंटू अल्फा, दिस इज 2t इंटू r. बोलो जनता को समझ में आया नहीं है? सो देखो ये r चला गया, दैट इज m r अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2t. इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास हमारा दूसरा इक्वेशन है. इज दैट ओके?
इज दैट ओके? ओके फाइन। एंड डेफिनेटली ये जो सिलेंडर है रस्सी के ऊपर स्लिप तो नहीं कर रहा, कर रहा होगा क्या? रस्सी तो मूव नहीं कर रहा, उसके अबाउट ये रोटेट करके नीचे उतर रहा है। इज दैट क्लियर? पक्का? तो यहाँ पर क्या मैं नो स्लिप कंडीशन लगा सकता हूँ? और इस नो स्लिप कंडीशन देखो ध्यान से, ये हमारा सिलेंडर का साइड व्यू है, कम ऑन, और ये इस तरफ रस्सी था। डू एग्री विद दिस? पहले भी बनाया था ये डायग्राम, दोनों को अलग अलग बनाते हैं। तो कैन यू टेल मी कि इस पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होगा? आर अल्फा नहीं होगा सिर्फ। दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। कम ऑन, यूज द बेसिक्स व्हिच आई हैव टॉट यू। ट्रांसलेशन के लिए इसके पास इधर कितना एक्सीलरेशन आएगा? ए। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कोई डाउट किसी को? यही बताया था, ट्रांसलेशन के लिए कितना आएगा? ए, एंड रोटेशन के लिए कितना आएगा? आर। इज दैट क्लियर? और इसी पॉइंट के साथ ये रस्सी कनेक्टेड है, और रस्सी सीलिंग के साथ कनेक्टेड है। कम ऑन, सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द रोप? भाई रस्सी हिल ही नहीं रहा, रस्सी तो सीलिंग के साथ चिपका हुआ है फिक्स्ड। तो ये जो रस्सी वो तो फिक्स्ड है, रस्सी हिलता नहीं है। ये स्पेयर जो है वो रस्सी के ऊपर अनरैप हो रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म फिक्स्ड है और उसके ऊपर स्पेयर क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। तो ऐसा ही सिचुएशन है कि रस्सी अपनी जगह पर ही है, उसके ऊपर ये सिलेंडर जो है वो क्या कर रहा है? अनरैप हो रहा है, मूव कर रहा है। बोलो ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इज दैट क्लियर? रस्सी क्यों मूव नहीं कर रहा? इसका सीधा जवाब है कि सर रस्सी कहाँ पर है? रस्सी तो सीलिंग के साथ फिक्स्ड है, तो रस्सी हिल नहीं सकता अपनी जगह से। अनरैप होना अलग बात है, बट इधर उधर तो मूव नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? पक्का? सो कैन यू टेल मी व्हाट विल आई राइट नाउ फ्रॉम दिस कंडीशन? व्हाट इज द इक्वेशन? हाँ, दैट इज ए इक्वल टू आर अल्फा। कि इस रस्सी का अगर एक्सीलरेशन 0 है और रस्सी इस पुली के बीच, कोई पुली नहीं, सिलेंडर के बीच कोई स्लिपिंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट का भी एक्सीलरेशन क्या होना पड़ेगा? 0। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा। इज दैट क्लियर? बढ़िया। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। किसी को कोई डाउट? बस नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कैसे? एक अननोन था, टी एक अननोन था, टी तो ऑलरेडी एक अननोन है ही, और अल्फा और एक अननोन था। कितने सारे अननोन्स हैं? इक्वेशंस कितने हैं? विल डू इट। तो मैं इसको पहले चेंज कर देता। आर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। ma/4 इज इक्वल टू टी। अच्छा, अभी इसी टी का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आएगा? mg लिखता हूँ यहाँ पर, mg माइनस 2t। टी के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? ma/4 दैट इज इक्वल टू ma। तो 2 2s are 4, so this is basically mg and this is ma/2 plus ma, that is 3 ma/2। m को मार देगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज 2g/3। यही a हमको निकालना था। a निकल गया। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? ए निकल गया, ए निकल गया। अगर तुमको कोई पूछे अल्फा बताओ तो अल्फा भी बता सकते हैं। यहाँ पूछा नहीं है, लेकिन पूछा जाए तो बता सकते हो। बोलो, ये पूरा तुमको कहानी समझ में आया नहीं है? इसको मैं 3 तरीके से करूँगा। आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन 3 डिफरेंट वेज, एंड दिस इज द मोस्ट एक्सटेंसिव वे ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन अ मच मोर शॉर्टर वे। बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यही तरीका तुमको एग्जैक्टली बताएगा कि एक्चुअली अंदर हो क्या रहा है। समझ में आया? सो दिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड द एंटायर डायनेमिक्स की एक्चुअली हुआ क्या है। इज दैट क्लियर? और आगे जाके मैं तुमको और 2 सिंपल मेथड दिखाऊंगा इसी प्रॉब्लम को करने का, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पॉज करो। मैंने क्या लिखा था कि टॉर्क वी विल कैलकुलेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड अबाउट द पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी, एंड आई होप सो यू पीपल अंडरस्टैंड कि दिस इज द पॉइंट ऑफ, ठीक है ना? अभी मैंने बोला सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी निकाल सकते, इसके अबाउट भी निकाल सकते। अभी इसके अबाउट निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है ना? तो ये हमारा सिलेंडर का साइड व्यू, दिस इज 2t, यहाँ पर क्या है? mg, और ये जो पॉइंट है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी, ऑल्सो ऑफ जीरो एक्सीलरेशन ऑल्सो।
वेलोसिटी भी जीरो है और एक्सीलरेशन भी क्या है, जीरो है, राइट। मैंने बोला भाई तुम अभी इसको एग्जिस्ट मानो, करेक्ट। अच्छा, इसको अगर एग्जिस्ट मानूंगा तो 2t का टॉर्क जीरो, mg का टॉर्क कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। ऐसा होगा अल्फा, एक्चुअली में भी अल्फा वही है, देखो, इज दैट क्लियर। अच्छा, तो इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखना चाहता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ की जगह हम लोग क्या लेते हैं, दिस इज एग्जिस्ट एंड दिस इज mg, दिस ऑन किया ना भाई, हाँ, दिस इज द लीवर आर्म, राइट। तो क्या लिखेंगे हम, आई थिंक सो यहां तक तो सबको समझ में आ गया। लेकिन आई किसके अबाउट लिखोगे भाई, जिसके अबाउट तुमने टॉर्क लिखा है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द आई अबाउट दिस एक्सिस? वी शैल यूज द फेमस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यस, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। जनता को समझ में आया नहीं है? तो दिस इज एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर आई इंटू अल्फा, ठीक है ना। अभी याद रखना, लेकिन यहाँ पर हमको डायरेक्ट आंसर नहीं मिला था। ए इक्वल टू आर अल्फा लिखा, फिर इसमें पुट किया, फिर उसको इसमें पुट किया, फिर जाके ए का वैल्यू निकला। अभी देखना, दिस इज एम जी आर, ये कितना हो जाएगा, सो एम आर स्क्वायर चला गया, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 2g/3 आर। अरे बोलो ना। और हमको ये पता कि आर अल्फा ही ए होता है, आ गया 2g/3। जल्दी सॉल्व हुआ नहीं हुआ? ऐसा, अच्छा, एक मिनट, क्यों जल्दी सॉल्व हुआ ये बताओ। इस एक्सिस में जब हमने लिया था तो इतना 2-3 इक्वेशंस लिखना पड़ा। अगर हम यहाँ पर एक्सिस लेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बोलो क्यों? बिकॉज टेंशन आया नहीं इक्वेशन में, टेंशन तो अननोन था, वो आया नहीं इक्वेशन में, आया क्या, सिर्फ mg आया, तो ऑब्वियसली जल्दी सॉल्व होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ तक तुमने ये मान के कर लिया, राइट, कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट करेंगे और पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? सेंटर ऑफ मास तो फिर भी समझ में आता है कि इसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है। व्हाई अबाउट पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी? व्हाई अबाउट पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी और जीरो एक्सीलरेशन? समवट लाइक दिस, बट मैं थोड़ा सा और क्लियर करके बताता हूँ। देखो, तुमको सूडो फोर्स का कंसेप्ट याद है कि हम एनएलएम के इक्वेशंस को हर एक फ्रेम से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। NLM's equations is not valid when you are trying to solve the problem from a non-inertial frame of reference, right? अगर हम एक non-inertial frame of reference से solve करने का कोशिश करें तो solve नहीं कर पाते, तो लोगों ने जुगाड़ बिठाया। जुगाड़ क्या है? सूडो फोर्स। क्या सूडो फोर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है? इसका नाम ही फॉल्स है, सूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स। इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, ये जस्ट एक जुगाड़ है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। बात समझ में आए? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अगर मैं सेंटर ऑफ मास नहीं पकड़ के या पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी नहीं पकड़ के किसी और पॉइंट के अबाउट एक्सिस मान लूं, जैसे दिस इज द एक्सिस, इज दैट क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये अगर एक्सिस है तो ये एक्सिस जिस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है उसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। जैसे फ्रेम के एक्सीलरेशन होने से हमको सूडो फोर्स लगाना पड़ता है, तो ये एक्सिस अगर इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस पॉइंट के थ्रू पास, ऑन क्या है, हाँ, इस पॉइंट के थ्रू अगर पास करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या इस पॉइंट का कुछ ना कुछ तो एक्सीलरेशन होगा। तो इस केस में भी मुझे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाएंगे सूडो फोर्स? हमेशा सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास पे सूडो फोर्स लगा दिया, मैं लगा नहीं रहा, जस्ट टेलिंग यू किसको अगर मैं एक्सिस मानूं, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा, इसके कारण मुझे कुछ सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा इसके FBD में, और सूडो फोर्स का भी टॉर्क आ जाएगा। हमने यहाँ पर सूडो फोर्स का टॉर्क लिखा है क्या? लेकिन अगर हम किसी और एक्सिस को चूज करें तो उसमें सूडो फोर्स का भी टॉर्क हमको लिखना पड़ेगा, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है एंड विल नेवर डू दिस। दैट इज द रीजन वी आर नॉट चूजिंग एनी अदर पॉइंट। तो तुम ये पूछ सकते हो, सर आपने सेंटर ऑफ मास क्यों मान लिया? तो सेंटर ऑफ मास के पास तो एक्सीलरेशन है, यस और नो? मैंने तुमको क्या लॉजिक दिया कि अगर ये एक्सिस लेते हैं तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। देन यू कैन क्वेश्चन मी बैक, सर आपने जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस मान के टॉर्क लिखा है, सेंटर ऑफ मास खुद एक्सीलरेट कर रहा है एक्सीलरेशन से, तो आपको इस केस में भी सूडो फोर्स लगाना चाहिए। करेक्ट? डू यू गेट माय क्वेश्चन?
समझ आया मैंने क्या कहा? अच्छा फाइन, यस वी आर करेक्ट, हमको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। कहाँ लगा रहे हैं? कहाँ लगाएंगे सूडो फोर्स? सेंटर ऑफ मास पे ही तो लगाएंगे। किधर लगाएंगे? ऊपर। करेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास पे ही अगर हमें लगा दिया, एक्सिस किसके थ्रू पास कर रहे हैं? तो सूडो फोर्स का सूडो टॉर्क आएगा क्या? नहीं आएगा। सो दैट इज द रीजन वी आर सेफ व्हेन यू चूज सेंटर ऑफ मास, इवन दो सेंटर ऑफ मास ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सोच सोच के निकलता है। तो ध्यान से सुनो, सेंटर ऑफ मास को अगर हम एग्जिस्ट मानते हैं, तुम पूछोगे सर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, तो आप एबीडीटी बना दिया, एमजी बना दिया, अभी आप सूडो फोर्स भी बनाओ, एमए बना दिया मैंने ऊपर, लेकिन कहाँ पर बनाओगे? सेंटर ऑफ मास पे, और एग्जिस्ट सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही पास कर रहे हैं, तो कोई लोचा नहीं है। मतलब सूडो टॉर्क जीरो आ जाएगा, तुमको सूडो फोर्स को लेकर सोचने की जरूरत नहीं है। एंड व्हाई डिड आई चूज द पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी एंड जीरो एक्सेलरेशन? बिकॉज इस पॉइंट के पास एक्सेलरेशन है ही नहीं यार, दिस इज जस्ट लाइक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर तो सूडो फोर्स का बात आएगा ही नहीं। दैट इज द रीजन मैंने कहा कि एक बार हम, यू हैव टू चॉइसेस, आइदर यू गो फॉर द सेंटर ऑफ मास, आइदर यू पास द एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और यू पास द एक्सिस थ्रू द पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन, वो लिख के रखना। तो इन्हीं दो पॉइंट्स के बाद हम हमेशा टॉर्क निकालेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा ये एक तरीका है, और एक तरीका दिखा के रखता हूँ। कम ऑन, इधर तीसरा मेथड टू डू दिस, ठीक है। और यहाँ पर हम एनर्जी यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स है, बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी हम एनर्जी यूज़ करेंगे। इनिशियली द स्पीयर वॉज एट रेस्ट, करेक्ट, एंड द स्पीयर, नॉट स्पीयर, सॉरी, द सॉलिड सिलेंडर इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन। डू यू एग्री विद दिस? क्यों बोला रोलिंग मोशन कर रहा है? नो स्लिप कंडीशन लगाया था ना। ये हो गया, रस्सी हो गया प्लेटफॉर्म, और रस्सी के साथ सिलेंडर का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा, तो रोलिंग मोशन हो गया। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली ये जो सिलेंडर है वो रोल करते करते नीचे आ रहा है, राइट। एंड लेट अस से ये जो पिक्चर है दिस इज एट टाइम टी। ऑन क्या? हाँ, दिस इज एट टाइम टी। रोशनी इधर, दिस इज ए टाइम टी। इज दैट क्लियर? एट टाइम टी में खुद सोच के देखो, हमको पता था कि इसके पास इधर एक ए है, इधर एक अल्फा है। ए क्या करता है? वेलोसिटी बढ़ाता है। अल्फा क्या करता है? ओमेगा बढ़ाता है। तो इनिशियली वेलोसिटी जीरो था, बढ़ के अभी क्या बन गया? वी नॉट, राइट। इनिशियली ओमेगा जीरो था, बढ़ के अभी क्या हो गया? ओमेगा नॉट। इज दैट क्लियर? ओके। देयर इज नो डिसिपेटिंग फोर्सेस इन द सिस्टम। कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि एनर्जी वेस्ट कर रहा है? Come on, stay with me, stay with me. Okay, fine. Let's make it simple. एनर्जी कौन निकाल सकता है, कौन दे सकता है? फोर्स। वर्क डन ही एनर्जी निकाल सकता है या दे सकता है। तो कैन यू टेल मी व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग? mg and 2t. Is that clear? mg is definitely doing work because ये स्फीयर, नॉट सॉरी, ये सिलेंडर अगर नीचे आता है, mg ने पॉजिटिव वर्क किया होगा। इस सिलेंडर का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ है, और उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। फाइन, ओके। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी कि यह टेंशन कोई काम कर रहा है क्या? 2t। इस टेंशन डूइंग एनी वर्क ऑन द सिलेंडर? यस और नो? झुमका बता, कर रहा ही नहीं कर रहा? ऐसे ये फेंकना नहीं है, सोच के बताना लॉजिकली। रोशनी काम कर रहा ही नहीं कर रहा? टेंशन काम कर रहा ही नहीं कर रहा? Is tension doing work on the cylinder? Why? बोल नमन, बोल। अच्छा, तुम जब सीढ़ी से चढ़ते हो ना, सीढ़ी पे चढ़ते हो, तुम्हारे पैरों में नॉर्मल लगता है ना? नॉर्मल काम करता है क्या तुम पे? सुना है, पढ़ा है तुमको इसके बारे में?
व्हेन यू वॉक ऑन द स्टेयर्स, नॉर्मल पैरों में लगता ही नहीं लगता कि वो नॉर्मल काम करता है तुम पे? नॉर्मल तुम पे काम नहीं करता, बिकॉज वर्क डन कब होगा? ध्यान से सुनो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बात समझ में आ रहा नहीं यार? अभी अगर मैं जाके वॉल को धक्का दूं, व्हाट इज द वर्क डन बाय मी ऑन द वॉल? जीरो, क्योंकि मैं जहां पर धक्का दे रहा हूं वो मूव ही नहीं कर रहा। तो नॉर्मल जो मेरे पैरों में नॉर्मल लग रहा है, जब हम ऊपर उठते हैं तो मेरा जूता तो स्टेयरकेस के साथ चिपका हुआ है, जब तक नॉर्मल लगेगा तब तक चिपका हुआ है, हाई है ना? तो नॉर्मल जहां पर लग रहा है वो मूव कर रहा है क्या? तो नॉर्मल काम नहीं करता। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सीधा सीधा बोला जाए, जहां पर फोर्स लग रहा है, अगर वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव नहीं कर रहा तो वो फोर्स काम नहीं कर पा रहा। यहाँ पर टेंशन कहाँ लग रहा है? ऐसे एक जगह पर लग रहा है which has zero velocity। वही तो है जीरो वेलोसिटी वाला पॉइंट। डू यू एग्री विद दिस? उस पॉइंट, वो पॉइंट रेस्ट में रहता है, उसके अबाउट बॉडी रोटेट करता है। ये अगर तुम्हारा सिलेंडर है, ये अगर इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जहाँ पर छू के बैठा है ना, उसके अबाउट बॉडी रोटेट करता है, ये पॉइंट मूव नहीं करता। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और इसी जगह पर क्या लग रहा है? इसी जगह पर क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। एग्जैक्टली। कुछ जा रहे हैं भेजा में? इज दैट क्लियर? सो इन दिस केस वर्क डन बाय टेंशन इज व्हाट? जीरो, बिकॉज टेंशन जिस जगह पर फोर्स लगा रहा है वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा। सो द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझ में आया? इज दैट क्लियर? सो द ओनली फोर्स इन दिस सिस्टम which is doing work is mg. mg is a conservative force, work power energy. अगर किसी सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, the mechanical energy of the system will always be conserved. Initial mechanical plus kinetic will be final mechanical plus kinetic. Do you agree with this? Yes, sir. Okay. Now try to understand. इसको हमने रेफरेंस लेवल मान लिया। मैंने बोला कि इस लेवल में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? Stay with me. इस लेवल में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस लेवल? बढ़िया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इस लेवल पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? बिकॉज कुछ मूव करना चालू ही नहीं किया भाई। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी जीरो है, ओमेगा भी जीरो है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी है, कुछ रोटेशन के लिए आएगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी के लिए आएगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए, सॉरी, ट्रांसलेशन के लिए कितना आएगा? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, थोड़ी देर पहले ही सिखाया था। और हाफ आई मतलब अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। भूलो मत, वी नॉट इज इक्वल टू व्हाट? डू यू एग्री विद दिस? हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओमेगा नॉट स्क्वायर कैन बी रिटन एज वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इज दैट ओके विथ यू? आर स्क्वायर चला गया। अभी ऊपर वाला एनर्जी और ये वाला एनर्जी क्या होगा? सेम। तो हम क्या लिख देंगे? mgh दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4। इधर इधर इधर। इज दैट क्लियर? तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें क्या मिलेगा? ध्यान से देखो। किसी को कोई डाउट? भूलो मत, ये वी नॉट टाइम के साथ बदलता है, ये ओमेगा भी टाइम के साथ क्या होगा? चेंज होगा। ये कांस्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इस मोमेंट का वेलोसिटी है, वी नॉट एंड ओमेगा नॉट। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो एम को मार दिया, ध्यान से देखना। दिस इज h इक्वल टू 3/4 g इंटू वी नॉट स्क्वायर। इज दैट क्लियर? हमको चाहिए एक्सीलरेशन। हमको क्या चाहिए? कैन आई से एक्सीलरेशन इज डी वी नॉट बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा नॉट बाई डी टी। हमको ए चाहिए, दैट इज डी वी नॉट बाई डी टी। चमका या नहीं? Yes, sir. तो हम क्या करेंगे? अभी हमको चाहिए ए चाहिए हमको। हम क्या करेंगे? लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? डी एच बाई डी टी। कम ऑन, इधर। और इधर क्या आएगा? 3/4g टू वी नॉट। डी वी नॉट बाई डी टी को हम, भाई डिफरेंशिएशन आता है ना, वी नॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 वी नॉट
चेन रूल डी वी नॉट बाई डी टी, हमने ये लिख दिया। क्या मैं डी एच बाई डी टी को वी नॉट लिख सकता हूँ? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, एच इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डी एच बाई डी टी और ये गया, 2 2 4 गया, ए का वैल्यू कितना आया? आ गया, 1 2 3 लाइन में आया आंसर ही। हाँ आई गेट इट, बट दिस इज फास्टर यार। अभी तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है क्योंकि एनर्जी के साथ तुमने ज़्यादा डील नहीं किया, लेकिन शॉर्टेस्ट मेथड क्या है? यही है। हट, हाँ ठीक है, तुम्हारा चॉइस। यू नॉट मैच्योर्ड एनफ, कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा कौन सा सबसे आसान है। ये समझ में आया नहीं आया? पक्का? Yes, sir.